नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सपा नेता आजम खान को अंतरिम जमानत मिल गई है। उनको ये अंतरिम जमानत धोखाधड़ी के मामले में मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि वो 2 हफ्ते में रेगुलर जमानत के लिए संबंधित कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को देखते हुए आजम खान को राहत देने के लिए अनुच्छेद 142 लागू किया। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को 2 पार्टियों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए एक सुपर पावर प्रदान करता है, जहां कभी कभी कानून एक उपाय प्रदान नहीं कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक आजम खान करीब 2 वर्षों से जेल में हैं। अभी जो शुरुआती सूचनाएं आई हैं उनमें यह साफ नहीं है कि वो जेल से कब तक बाहर आएंगे, क्योंकि जेल अथॉरिटी के पास जब तक लिखित आदेश नहीं पहुंचता है तब तक जमानत की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। बहरहाल रामपुर में खुशी का माहौल है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में वाराणसी की निचली अदालत में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई। ये सर्वे रिपोर्ट अदालत की ओर से नियुक्त किए गए कमिश्नर विशाल सिंह ने पेश की है। ये मस्जिद के अंदर हुए सर्वे की रिपोर्ट है। ये सर्वे 14, 15 व 16 मई को हुआ था। इससे पहले पूर्व में नियुक्त किए गए कमिश्नर अजय मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की थी। अदालत ने उन्हें कोर्ट कमिश्नर के पद से हटा दिया था, क्योंकि उनके सहयोगी पर मीडिया में गोपनीय जानकारियां लीक करने का आरोप था। ये रिपोर्ट मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बाहर की है और 6 मई और 7 मई को किए गए सर्वे के आधार पर तैयार की गई है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। हालांकि अदालत में मामला आने पर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत को आदेश दिया कि वो आज इस मामले में कोई भी आदेश पास न करें। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने अदालत से कहा कि इस मामले में एडवोकेट हरिशंकर जैन, जो निचली अदालत में वादी का पक्ष रख रहे हैं, वो बुधवार को ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं और ऐसे में अनुरोध है कि सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया जाए। मस्जिद कमेटी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कहा कि निचली अदालत आज इस मामले में सुनवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाली जाती है तो निचली अदालत में भी सुनवाई को रोक दिया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो निचली अदालत को निर्देश देते हैं कि वो इस मामले में कोई आदेश पास न करें और सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले में सुनवाई करेगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत एक बार फिर बढ़ी है और ये 3.5 रुपये महंगा हो गया है। अब 14.2 किलो के नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1003 रुपये हो गई है और ये गुरुवार से लागू हो गई। मुंबई में इसकी कीमत 1002 रुपये, कोलकाता में 1029 और चेन्नई में 1018 रुपये 50 पैसे हो गई है। इस महीने ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपये महंगा हुआ था। सैटेलाइट तस्वीरों और इस मामले से परिचित लोगों के अनुसार चीन अब पूर्वी लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पेंगोंग त्सो झील के आसपास के क्षेत्र में एक दूसरा बड़ा पुल बना रहा है। यह एलओसी से 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर बताया जा रहा है। इसके जरिए चीनी सेना को इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को जल्दी से जुटाने में मदद मिलेगी। बता दें, 2 साल से अधिक समय से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी संघर्ष के बीच चीन इस पुल का निर्माण कर रहा है। इस नए निर्माण को लेकर भारत की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मालूम हो कि अगस्त 2020 में भारतीय सैनिकों द्वारा पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर कई रणनीतिक चोटियों पर कब्जा करने के बाद चीन अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके अलावा भारत भी सैन्य तैयारियों को बढ़ाने के प्रयासों के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलों, सड़कों और सुरंगों का निर्माण कर रहा है। बता दें, इससे पहले रिपोर्ट आई है कि चीन ने हाल ही में इस इलाके में पहले एक पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। अब नया पुल भी इसी के समानांतर बनाया जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट है। मालूम हो कि पूर्वी लद्दाख में संघर्ष 4 से 5 मई 2020 को शुरू हुआ। भारत इस मामले में गतिरोध से पहले यथास्थिति की बहाली पर जोर देता रहा है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच 15 दौर की सैन्य वार्ता भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पिपलिया कला गांव में दलित की बेटी की बारात रोकने और भारी उत्पात मचाने के आरोप में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 लोगों की बंदूकों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। आरोपियों के अवैध निर्माणों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर भी चला है। राजगढ़ के एसपी प्रदीप शर्मा ने सत्य हिंदी को बताया कि घटना को लेकर 7 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ पथराव, बलवा, मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी समेत अन्य धाराओं में खिलचीपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने अब तक इस मामले में 7 नामजद और एक गैर नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने आर्थिक हालात सुधारने के लिए अपनी एक रिपोर्ट में अहम सुझाव दिए हैं। इसमें सलाह दी है कि सरकार शहरी बेरोजगारों के लिए एक गारंटीकृत रोजगार योजना शुरू करे और यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम शुरू करे। यानी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एक ऐसी योजना की शुरुआत की जाए जिससे उनकी आमदनी बढ़े। इसके साथ ही सामाजिक क्षेत्र के लिए और धन आवंटित करने की सिफारिश की गई है ताकि असमानता को दूर किया जा सके।
देश में आय के असमान वितरण का हवाला देते हुए रिपोर्ट में न्यूनतम आय को बढ़ाने और सामाजिक क्षेत्र पर सरकारी खर्च बढ़ाने के लिए कदम उठाने की भी सिफारिश की गई है, ताकि कमज़ोर वर्गों को अचानक झटके से बचाया जा सके और गरीबी में उनको फिसलने से रोका जा सके। ज्ञानव्यापी की तर्ज पर देश के कई शहरों से पुरानी मस्जिदों और मंदिरों के नए नए मुद्दों को उठाया जा रहा है। पंजाब में पटियाला के राजपुरा में भी ऐसा ही विवाद सामने आया है। सिख और हिंदू समुदायों के सदस्यों ने मुस्लिम समुदाय पर जबरन कब्जा करने और एक सिख सराय को मस्जिद में बदलने का आरोप लगाया है। हालांकि मुस्लिम समुदाय ने इस आरोप का खंडन किया है और कहा है कि गुजरांवाला मोहल्ले की मस्जिद आज़ादी से पहले की है। दरअसल कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार 2 सिख परिवार 2017 तक विवादित ढांचे में रह रहे थे और कथित तौर पर उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। पता चला है कि वक्फ बोर्ड ने 2016 में ढांचे पर दावा पेश किया था। स्थानीय लोगों ने इंडिया टुडे को बताया कि सराय 2 साल पहले एक मस्जिद में तब्दील होने लगी थी और एक गुम्बद बनाया गया था और इसे हरे रंग में रंगा गया था। ये भी आरोप लगाया गया है कि सिख धर्म के प्रतीकों को ढांचे से हटा दिया गया था। वहीं मुस्लिम समुदाय ने कहा है कि मस्जिद 1947 से पहले भी मौजूद थी और अब केवल इसका जीर्णोद्धार किया गया है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अब डेमोक्रेट्स पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब वो डेमोक्रेट पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे और इसकी जगह रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करेंगे। मस्क ने ट्वीट कर कहा कि बीते समय में मैंने डेमोक्रेट पार्टी के लिए वोट किया था क्योंकि वो एक बेहतर पार्टी थी, लेकिन अब ये पार्टी बंटवारे और नफरत की पार्टी बन गई है। मैं इस पार्टी को अपना समर्थन नहीं दे सकता और मैं अब रिपब्लिकन पार्टी को वोट करूंगा। इसके साथ ही मस्क ने लिखा है कि अब डेमोक्रेट उनके खिलाफ एक अभियान चला सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।